हमने मैनिफेस्टो में दो चीज़ों को अहम मुद्दा बनाया है। एक है समावेशी शिक्षा कि शिक्षा सभी के लिए है, समान अधिकार उसके लिए सबको मिलना चाहिए, और दूसरा सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए। एक इंडेक्स होता है वी डेम इंडेक्स होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि किस यूनिवर्सिटी में या किस कंट्री में यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च करने की, पढ़ाने की कितनी आज़ादी है। तो उसमें इंडिया जो है वो आखिर के 30% यूनिवर्सिटीज़ में आता है या कंट्रीज़ में आता है, जिनमें सिर्फ आखिर के 30%। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ जो जुल्म सितम, जो माहौल और नफ़रत का माहौल उनके खिलाफ बनाया जा रहा है, तो एक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ पास करना चाहिए। एक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए लेके आना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में वो मुस्लिम हैं, इस वजह से उनको सताया जाता है, उनके साथ नफ़रत का माहौल बनाया जाता है कि गवर्नमेंट को रोज़गार गारंटी अधिनियम पास करना चाहिए। तो तमाम कम्युनिटी लीडर्स को निकल के बाहर आना पड़ेगा, आपस में बैठना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा और इस माहौल को ठंडा करने, बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और ये एक दो दिन में हो जाने वाला काम नहीं रहा। इसमें साल साल लगे हैं इसे बिगाड़ने के लिए, तो साल साल लगेंगे हमें इसे सुधारने के लिए। आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त न्यूज़ रूम में हैं और हमारे साथ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO के राष्ट्रीय सचिव मुनव्वर हुसैन और कैंपस सचिव उसामा गाजी हैं। मैनिफेस्टो जारी किया गया है। इस मैनिफेस्टो में क्या ख़ास है, जिस तरह स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है युवाओं के लिए, उनकी क्या तैयारी है और किस सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। मुनव्वर हुसैन साहब, जैसे अगर हम बात करें इस वक्त, तो जो हालात हैं उसको सामने रखते हुए आपने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया होगा, या इसके अलावा भी आपके कुछ और टारगेट हैं कि जिसको आप अचीव करना चाहते हैं? हमने मैनिफेस्टो में दो चीज़ों को अहम मुद्दा बनाया है। एक है समावेशी शिक्षा कि शिक्षा सभी के लिए है, समान अधिकार उसके लिए सबको मिलना चाहिए, और दूसरा सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए। इन दो अहम मुद्दों को सामने रखते हुए हमने पिछले एक साल से शिक्षा संवाद हमने पूरे हिंदुस्तान भर में चलाया। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, कैंपसेस में अलग अलग शिक्षाविदों के साथ मुलाकात करने के बाद हमने ये पूरी एक साल की मेहनत के बाद ये एक स्टूडेंट मैनिफेस्टो बनाया है, और उसे हमने रिलीज़ किया है कि स्टूडेंट्स की क्या क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जो वो चाहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इस मुद्दों पे बात करे। जो गवर्नमेंट नहीं आए वो इस मुद्दों पर बात करते हुए उस पर कुछ काम करे। तो इन दो अहम चीज़ों को सामने रखते हुए हमने ये पूरा स्टूडेंट मैनिफेस्टो बनाया, और फिर इसको हम अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, जो MP के प्रत्याशी हैं उनके पास हम ये लेके जा रहे हैं कि आप इसे अपना मुद्दा बनाइए और फिर इन स्टूडेंट्स की डिमांड्स को पूरी करने के लिए आप काम करिए। जैसे क्या ख़ास है इसमें अगर हम बात करें? इसमें कुछ खास चीज़ें हमने ये रखी हैं कि शिक्षा का समान अधिकार सभी के पास होना चाहिए। तो जो हम देखते हैं कि जो रिपोर्ट्स और सर्वेज आते हैं, तो उसमें ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय की जो शिक्षा की हालत है, जो उस पे जो सर्वेज आए हैं, तो उस पर हम बात करते हुए हमारी जो कुछ अहम डिमांड्स हैं, एक तो ये है जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो मार्जिनलाइज्ड है, जहाँ पर शिक्षा नहीं है, जहाँ पर ड्रॉप आउट ज़्यादा हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना, इंस्टीट्यूशंस की स्थापना होनी चाहिए। जैसे यूपी में संभल एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हम चाहते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमारी ये डिमांड है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की के जो ऑफ कैंपस का कंसेप्ट है, तो जिस तरह के मानू का ऑफ कैंपस का कंसेप्ट है, MU के ऑफ कैंपस का कंसेप्ट है, तो ऑफ कैंपस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, उसकी मजबूती का काम करना चाहिए। जहाँ जहाँ पर अलोकेशन हो चुका है ऑफ कैंपसेस का, वहाँ पर उसके बनने का और उनके फंड्स का काम होना चाहिए। जैसे बिहार है, यूपी है, कटक है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, वहाँ पर इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, तो वो उन ऑफ कैंपसेस के ज़रिए अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकें और हायर स्टडीज़ की तरफ जा सकें। एक बड़ा सर्वे आया था हायर स्टडीज़ को लेकर कि हायर स्टडीज़ में एनरोलमेंट जो है मुसलमानों का घटता जा रहा है। तो हमारी ये डिमांड्स खास करके इसलिए है कि शिक्षा जो है वो एक संवैधानिक अधिकार है जो सभी नागरिकों को, सभी बच्चों को मिलता है। तो शिक्षा जो है वो फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, उसका व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। प्राइमरी से लेकर PG तक फ्री एजुकेशन की व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो दूसरी और अहम डिमांड हमारी इसके ताल्लुक से ये है।
एक डिमांड और शिक्षा के ताल्लुक से हमारी ये है कि जो सर्वेज आए हैं उसमें ये कहा गया कि लघुमती समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय को रिजर्वेशन 15% देना चाहिए, 10% मुस्लिमों को देना चाहिए और 5% अदर कम्युनिटीज़ को। उसकी वजह यह है कि अभी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो ST SC OBC से भी उनका जो ग्राफ है एजुकेशन में गिरता जा रहा है। तो हमारे हिंदुस्तान का में जितने भी नागरिक रहते हैं उनके एजुकेशन की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट को ये ज़िम्मेदारी अपनी उठानी चाहिए और उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था, एक समावेशी व्यवस्था बनाने की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है, वो उनको बनाना चाहिए। शिक्षा को लेकर हमारी ये अहम चीज़ें हैं। उसके अलावा भी कुछ अहम हमारे मुद्दे हैं। एक बड़ा मुद्दा हमारा रोज़गार का है कि गवर्नमेंट को रोज़गार गारंटी अधिनियम पास करना चाहिए। सभी युवाओं के रोज़गार की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है, उसे अपनी ज़िम्मेदारी ये उठानी चाहिए और रोज़गार गारंटी अधिनियम लेके आना चाहिए। और एक और बड़ी हमारी डिमांड ये है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ जो जुल्म सितम, जो माहौल और नफ़रत का माहौल उनके खिलाफ़ बनाया जा रहा है, तो एक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ पास करना चाहिए। एक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए लेके आना चाहिए। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग समुदायों को लेकर, उनके प्रोटेक्शन को लेकर लॉज पाए जाते हैं। तो अभी एक बड़ी ज़रूरत रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की है, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन की है, उनके लॉज के प्रोटेक्शन की है। तो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ इस रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए लेके आने चाहिए। उसकी ज़रूरत हमें इसलिए महसूस हुई, हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में उनको वो मुस्लिम हैं इस वजह से उनको सताया जाता है, उनके साथ नफ़रत का माहौल बनाया जाता है। हम देखते हैं कि लिंचिंग किस तरीके से तेज़ी से बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि चर्च के ऊपर किस तेज़ी के साथ हमले किए जा रहे हैं। तो ये जितने भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ख़ास तौर पर एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ लेके आने चाहिए। ये कुछ अहम मुद्दे हैं जिसको हम इसमें डिस्कशन में ला रहे हैं। उसके अलावा भी कई अहम मुद्दे हैं जो हमारे मैनिफेस्टो में शामिल हैं। ये आप सिर्फ जो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे MPs उन तक जा रहे हैं या सरकारों से भी आपकी कोई डिमांड है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मैनिफेस्टो वगैरह बनाती हैं, हम देखते हैं कि चुनाव के दरमियान तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं, अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटीज़ वगैरह से हम मुलाकात करें, उनके बड़े लीडर से हम मुलाकात करें, ताकि हम उनके मैनिफेस्टो में हमारी डिमांड्स को हम शामिल करा सकें। हम बता सकें कि युवाओं की क्या डिमांड्स हैं, युवा क्या सोच रहे हैं, युवा क्या समझ रहे हैं। उसके साथ साथ जब MPs अपने कैंपेन्स के लिए जब उतरते हैं तो हम उनको बताएं कि जब आप कैंपेन के लिए जहाँ पर आप वोट मांगने जा रहे हैं तो वहाँ के युवाओं की क्या डिमांड है, वो भी उनको बताना चाहते हैं साथ साथ, ताकि वो उन मुद्दों पर बात करें, उन गारंटीज़ पर वो बात कर सकें। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका कोई जैसे MP या कोई पार्टी एक्सेप्ट करती है कि हम इस तरह की डिमांड लेकर आएंगे, तो उसके बदले में उसको क्या देंगे आप? बदले में मतलब वोट देना सभी का अधिकार है। हम ये समझते हैं कि वोट सिर्फ इस तरीके से नहीं दे देना चाहिए कि फ़लाँ शख्स को वोट दे दिया जाए, फ़लाँ शख्स को वोट दे दिया जाए। हम ये समझते हैं कि ये मुद्दे जो इस मैनिफेस्टो में अभी हमने शामिल किए हैं वो बहुत अहम और ज़रूरी हैं। तो कोई भी नागरिक जब वोट दे वो इन मुद्दों को सामने रखते हुए वोट दे, वो डिमांड करे, वो डिमांड करना सीखे, वो बोलना सीखे कि आप अगर ये डिमांड्स हमारी पूरी करते हैं तब हम आपको वोट देंगे। जैसे डिमांड लेकर आप जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब वो आपकी बात मानेंगे तो आपसे कहेंगे कि हमारी हिमायत कीजिए। हिमायत कीजिए मतलब हम जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत करने वाले नहीं हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि युवाओं का मुद्दा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं काम करने के लिए, उनके पास भी असल चीज़ें, असल मुद्दे उनके पास भी होने चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमने ये 1 साल मेहनत करके ये असल जो मुद्दे हैं, ये जो अहम मुद्दे हैं, जो गवर्नमेंट के सर्वेज़ के ज़रिए से, गवर्नमेंट की नीति आयोग के ज़रिए से बाहर आए हुए हैं, इन मुद्दों पे काम होना चाहिए। स्टूडेंट्स की ये डिमांड है, तो हम ये डिमांड उन तक लेके जा रहे हैं। उसके अलावा हिमायत करना, वोट देना, वो सभी नागरिकों का अधिकार है, वो अपने अधिकार का अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। उसामा, जैसे अगर हम इसमें देखें जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ है तो उसमें जो कैंपस की जो चीज़ें हैं उसको लेकर आप किस तरह से सोचते हैं? स्टूडेंट की लाइफ में कैंपस का एक बहुत अहम रोल होता है।
कैंपस में जाना, कैंपस में इंसान बहुत सारे स्टूडेंट जमा होते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी अलग अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने अंदाज होते हैं, अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं। तो कैंपस के फ्रीडम के ऊपर हमने बात की है। कैंपस में जो फ्रीडम होता है बोलने का, सोचने का, आवाज़ उठाने का, कुछ दिन पहले हमने देखा था अशोका यूनिवर्सिटी में बहुत से प्रोफेसर ने रिज़ाइन किया था। उनका ये कहना था कि उनको आज़ादी नहीं दी जा रही है अपनी बात रखने की। तो हमने इस मैनिफेस्टो में रखा है कि गवर्नमेंट ऐसे रूल लेकर आए जिसमें बोलने की, प्रोटेस्ट करने की और अपनी बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए। इसी तरह एक इंडेक्स होता है, वी डेम इंडेक्स होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि किस यूनिवर्सिटी में या किस कंट्री में यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च करने की, पढ़ाने की कितनी आज़ादी है। तो उसमें इंडिया जो है वो आखिर के 30% यूनिवर्सिटीज़ में आता है या कंट्रीज़ में आता है, जिनमें सिर्फ आखिर के 30%। तो बहुत बुरी हालत है। इसी तरह हम देखते हैं जामिया और एएमयू में बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, तो लेकिन यहाँ के बच्चों को, यहाँ के जो छात्र थे उनको दबाया गया था। तो उनको लेके भी हम एक नया लॉ चाहते हैं कि स्टूडेंट को इन चीज़ों की आज़ादी देनी चाहिए एकेडमिक फ्रीडम के ऊपर। जैसे अगर हम बात करें ना, इस वक्त देश का जिस तरह का माहौल है, कुछ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, कुछ हाई कोर्ट्स की रूलिंग है, और प्रेयर को लेकर ख़ास तौर से, चूंकि आप गुजरात से आते हैं, आपसे सवाल इस वजह से है, गुजरात का मामला भी हाईलाइट है कि वहाँ अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में उन लड़कों को जो विदेश से आए थे, श्रीलंका भी के थे, कजाकिस्तान के थे, अफ़गानिस्तान के थे, उनको तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए जब वो वहाँ पे खड़े हुए हैं तो उसके बाद उन पर हमला किया गया और ये मामला काफ़ी तूल पकड़ गया था। तो ऐसे में क्या रास्ता हो सकता है? हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की ये एक पहचान है कि हिंदुस्तान में कई धर्मों के, कई जातियों के लोग पाए जाते हैं। वो धार्मिक आज़ादी के साथ, अपने वजूद की आज़ादी के साथ यहाँ रह सकते हैं। ये एक हमारा एसेंस है, ये हमारा बहुत अहम चीज़ है हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए। तो इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो गलत होती हैं, उस पर रोक लगानी चाहिए और प्रेशराइज हमें करना चाहिए। कम्युनिटीज़ को, नागरिकों को उठना चाहिए इसके लिए। गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज करना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, उस पर उनका ध्यान रखना चाहिए। उसका वाहिद हल तो नहीं हो सकता, बहुत सारे तौर तरीके हमें अपनाने होंगे, बहुत सारे महाज़ों पर हमें काम करना होगा। एक महाज सोसाइटी का है, सोसाइटी के लेवल पर कुछ काम करने होंगे। एक महाज पॉलिटिकली है, पॉलिटिकल लेवल पर हमें कुछ काम करने होंगे। तो हर महाज पर हमें अलग अलग तरीके से अपनी कारकिर्दगी निभानी होगी, काम करना होगा। मैं ये समझता हूँ कि जब सोसाइटी के लेवल पर आप उतर कर, सोसाइटी से इंगेज होकर, डिबेट और डायलॉग्स के ज़रिए से जब आप मामलात को सुलझाने और हल करने की कोशिश करते हैं, उसे पॉलिटिकल होने से रोकते हैं उस मामलात को। हम ये जानते हैं कि ये चीज़ें नई नहीं हो रही हैं, या ऐसा नहीं है कि आज लोग नमाज़ पढ़ने लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज लोग पूजा करने लग रहे हैं। हम देखते हैं यात्राएं निकलती हैं, हम देखते हैं कि नमाज़ पढ़े जाते हैं, और ये साल साल का कल्चर है हिंदुस्तान का। तो हम ये समझते हैं कि ऐसे मामलात में, ऐसे माहौल में ज़रूरी है कम्युनिटी लीडर्स को, जो ये समझते हैं कि ये नफ़रत का माहौल नहीं होना चाहिए, वो मुस्लिमों में से हों या दीगर कम्युनिटीज़ में से हों, हर लीडर को, हर कम्युनिटी लीडर को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी। इसे समझना होगा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मेरा देश है, ये माहौल मेरे देश में ख़राब किया जा रहा है। तो हम सब की ज़िम्मेदारी और हम सब खड़े हों और इंटर कम्युनिटीज़ के डायलॉग को शुरू करें। उनके मामलात जो बिगड़ रहे हैं, जो ख़राब हो रहे हैं, उसे अब निपटाने की, उसे हटाने की कोशिश करें। आप देखिए जो नमाज का मामला होता है उसमें बड़े परेशानी ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन की होती है, और ये इस तरह के मामलात हर जगह सेटल कर दिए जाते हैं। लोग ये समझते हैं, पुलिस भी ये समझती है। उसका मसला ये है कि इसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके पॉलिटिकली उसका फ़ायदा उठाने के लिए चंद जगहों पर किया जाता है। आप देखते हैं कि हम दिल्ली में कुछ दिन पहले वो हुआ, उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया के नफ़रती माहौल की वजह से, नफ़रती ज़बान की वजह से लोगों के दिलों में नफ़रत बैठती जा रही है। लोग बिना मिले खाली चेहरे देखकर लोग नफ़रत करना सीख गए हैं। जैसे कोई मुझे देख रहा है तो मुझे भले ही ना जानता हो, लेकिन अगर वो मेरे चेहरे पे दाढ़ी देख रहा है तो दाढ़ी देखकर वो मुझसे नफ़रत करने लगेगा। उसकी वजह ये है कि वो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और जब वो दूरियां बढ़ गई हैं, लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लोग एक दूसरे को समझते नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटी के लेवल पर ये बड़ी जिम्मेदारी तमाम कम्युनिटीज़ की, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटीज़ की नहीं है, बल्कि दीगर और कम्युनिटीज़ जो ये समझती हैं कि ये जो नफ़रती भाषा है ये गलत है, आपस में प्यार, मोहब्बत और भाईचारगी होनी चाहिए। तो तमाम कम्युनिटी लीडर्स को निकल के बाहर आना पड़ेगा,
आपस में बैठना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा और इस माहौल को ठंडा करने बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और ये एक दो दिन में हो जाने वाला काम नहीं रहा। इसमें साल साल लगे हैं इसे बिगाड़ने के लिए, तो साल साल लगेंगे हमें इसे सुधारने के लिए। हम ये समझते हैं कि सब्र और हिकमत की लंबी सीढ़ियाँ अभी हमें तय करनी है। सब्र और हिकमत के साथ एक लंबा पड़ाव हमें तय करना है। तो हम सब की ये जिम्मेदारी है, तमाम वो लोग जो इससे गलत समझते हैं, इसे गैर मुनासिब समझते हैं, उन्हें उन सब को मिल बैठ कर सर बैठ कर जोड़ना पड़ेगा और एक लंबी सब्र और हिकमत की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तो सोसाइटी के लेवल पर जब ये काम जब तक हम नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट है, कल हो सकता है कि चले जाए, परसों हो सकता है चली जाए, 4 साल रहे, 8 साल रहे, लेकिन अगर नफ़रत लोगों के दिलों में बैठ जाएगी तो वो साल साल ज़िंदगी भर रहेगी। वो तब तक नहीं निकल सकती जब तक आप जाकर उससे बात नहीं करेंगे, उसकी नफ़रत को दूर करने का काम नहीं करेंगे। तो उन्हें भी 2 कदम आना पड़ेगा, हमें भी 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, 4 कदम आगे जाना पड़ेगा और तमाम कम्युनिटी लीडर्स को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और इस मामले को हल करने के लिए अपने संजीदगी को, अपनी ज़िंदगी को इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। अभी आपने एसआईओ के जो युवा नेता हैं, मैं युवा नेता ही कहूँगा उनको, कि वो चूँकि अपने जो और दूसरे तमाम नौजवान हैं उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं, अच्छी बातें कही हैं। इस वजह से भी ये है कि जो नब्ज़ है, जिसके पीछे जो वजह है, जिस तरह का माहौल है, उसके पीछे की वजह आप पकड़ चुके हैं, बस समाधान की ज़रूरत है। और एक अच्छी बात ये भी है, बातचीत में सामने आई है कि समाधान 1-2 दिन का नहीं है। जिस तरह से माहौल लंबे वक्त के बाद ख़राब हुआ है, उसी तरह इसे लंबे वक्त की मेहनत के बाद ठीक किया जा सकता है। अब ये मेहनत कितनी होगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा।